नमस्कार, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी और आप देख रहे हैं टैक्स मंत्र। और इस शो में हम बात करते हैं आपके टैक्स से जुड़ी कुछ उलझनों के बारे में और उसको आसान भाषा में हम सुलझाने की कोशिश करते हैं। अगर ऐसे में आपके भी कुछ सवाल हैं तो वो आप हमसे पूछ सकते हैं। सवाल पूछने का तरीका बेहद ही आसान है। आप हमारी मेल आईडी पर अपने सवाल भेज सकते हैं और साथ ही हमारा फ़ोन नंबर लगातार आपकी स्क्रीन पर फ्लैश होता रहेगा, उस पर आप अपने सवाल हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं या फिर एसएमएस भी कर सकते हैं। चाहे तो अपने सवाल का एक छोटा सा वीडियो क्लिप भी बनाकर आप हम तक पहुंचा सकते हैं। चलिए शो की शुरुआत करते हैं। और आज का जो टॉपिक है हमारा वो प्रॉपर्टी और घर से जुड़ा है, क्योंकि घर और प्रॉपर्टी खरीदना बनाना ये सभी का सपना होता है। और ऐसे में हम काफ़ी सारा सलाह मशवरा भी लेते हैं सबके साथ, लेकिन इससे जुड़े जो नियम और कानून हैं वो भी काफ़ी जटिल हैं और थोड़े कॉम्प्लिकेटेड हैं, जिसको कि समझना काफ़ी ज़रूरी होता है। क्योंकि कोई भी चूक हुई, कोई भी भूल हुई तो फिर बड़ी पेनाल्टी भी आपको देनी पड़ सकती है। ऐसा ही एक कानून है बेनामी प्रॉपर्टी एक्ट का। अब हम आगे ये समझेंगे कि इसके मायने क्या है, ये कब लागू हुआ, और अगर आप भी इसके अंतर्गत ना आ रहे हो, कभी कभी कुछ चीज़ें होती हैं जब कि हमें नहीं पता होती, हमसे चूक हो जाती है, तो क्या गलती से हम भी इस कानून के तहत कोई गलती तो नहीं कर रहे हैं, ये भी समझना यहाँ पर काफ़ी ज़रूरी है। तो इसको आज इस टॉपिक को आज समझने के लिए हमारे साथ सुनील गर्ग जुड़ चुके हैं, जाने माने टैक्स एक्सपर्ट। सुनील जी, थैंक यू सो मच ईटी नाउ स्वदेश को समय देने के लिए। जैसा कि हम बात कर रहे थे कि घर और प्रॉपर्टी खरीदते समय हम काफ़ी सारी लोग हमें सलाह देते हैं और जितने लोग उतनी बातें। कई बार क्या होता है कि उन सलाहों में फंसकर हम कुछ गलत डिसीजन भी ले लेते हैं। तो इसको हम आगे समझेंगे, लेकिन बेनामी प्रॉपर्टी एक्ट, इसके बारे में कुछ बताइए कि ये क्या है। क्या हवाला के जरिए लेन देन भी बेनामी प्रॉपर्टी के तहत आ सकती है? इसके बारे में हमें कुछ बेसिक आइडिया दीजिए। देखिए पूजा, आजकल ईडी की कार्रवाई बड़ी जोरों पर चल रही है। पूरे देश में उसकी बड़ी चर्चा है और ये आरोप भी लगता है कि ईडी की कार्रवाई राजनीतिक हम्म। रूप से होती है। और पिछले दिनों बड़ी चर्चा में रहा कि ईडी ने इतनी प्रॉपर्टी अटैच कर ली, बेनामी प्रॉपर्टी अटैच की जा रही हैं। आखिर ये बेनामी प्रॉपर्टी होती क्या है? क्या आम आदमी भी इसके चक्कर में फंस सकता है? बिल्कुल फंस सकता है जी, बिल्कुल फंस सकता है। जाने अनजाने आप बेनामी प्रॉपर्टी के एक्ट में फंस सकते हैं। मैं आपको बताता हूँ कैसे। देखिए, बेनामी प्रॉपर्टी का मतलब है कि अगर आपने ऐसी कोई प्रॉपर्टी जिसमें पेमेंट किसी और ने की हो और बेनिफिशियरी कोई और हो, यानी बहुत सारे बाबू लोग, बहुत सारे अफसर लोग जिनके पास में करप्शन का पैसा आता है, वो क्या करते हैं कि अपने किसी रिश्तेदार के नाम से प्रॉपर्टी परचेज कर लेते हैं। आपने देखा होगा। और आज की ही खबर है, पिछले दिनों की, बाप को, उसके पूर्व सीएमडी को, राजेंद्र गुप्ता जी को सीबीआई ने गिरफ्तार किया है। उनके पास में अचूक बेनामी प्रॉपर्टीज मिली हैं, बड़ा कैश मिला है। तो अगर आपकी प्रॉपर्टी की पेमेंट किसी और ने की है तो फिर आप बेनामीदार हो सकते हैं। आप बेनिफिशियरी हैं तो आप बेनामी प्रॉपर्टी एक्ट में आ सकते हैं। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है। और आमतौर से जो गलती करते हैं लोग, अगर आपने पावर ऑफ अटॉर्नी पे कोई प्रॉपर्टी परचेज कर ली है पूजा, 1 नवंबर 2016 के बाद में बहुत लोग प्रॉपर्टी परचेज करते हैं पावर अटॉर्नी पे। और दिल्ली में बहुत चलती है पावर अटॉर्नी पे सेल परचेज। अगर वो पावर अटॉर्नी पे आपने प्रॉपर्टी परचेज की है 1 नवंबर 2016 के बाद में, मेरी ये डेट याद रखना, और आपने उस एग्रीमेंट टू सेल को रजिस्टर्ड नहीं करवाया है, तो अब वो बेनामी प्रॉपर्टी की जद में आता है। इस बात को ध्यान रखने की जरूरत है। अब बेनामी प्रॉपर्टी एक्ट आया कब था? आया तो बहुत पहले था। 1988 में बेनामी प्रॉपर्टी एक्ट बना था, लेकिन उसके नियम नहीं बनाए थे सरकार ने। लेकिन जब मोदी जी ने नोटबंदी की 8 नवंबर 2016 को, बड़ा चर्चा हुई थी इसकी नोटबंदी की। लेकिन उससे पहले चुपके से मोदी सरकार एक कानून लेके आई थी, प्रोहिबिशन ऑफ बेनामी ट्रांजैक्शन एक्ट, 1 नवंबर 2016 को। उस कानून को जो 1988 का बना था उसी को एक्सटेंड कर दिया था और उसको नए रूप रंग के साथ, नए टीथ्स के साथ में, नई पावर के साथ में इम्प्लीमेंट किया गया था। और वो बेनामी प्रॉपर्टी एक्ट में बड़ी कार्रवाइयां कर रही है। और अब तक लगभग 18,000 करोड़ की प्रॉपर्टी एजुकेटिंग अथॉरिटी अटैच कर चुकी है बेनामी एक्ट में। और जो आपका दूसरा सवाल था हवाला को लेके, हवाला का बेनामी ये संबंध नहीं है। हवाला में तो अटैचमेंट जब हो रही है जहां पे प्रोसीड्स ऑफ क्राइम भी, यानी किसी क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स के, आपने पैसा और अकूत संपत्ति बना ली, आपने कोई भी संपत्ति बना ली, कोई भी शेयर्स, कैश, बैंक अकाउंट, अगर वो प्रोसीड्स ऑफ क्राइम से आ रहा है, तो एक नई अथॉरिटी बनाई थी, पीएमएलए, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। तो ये दो एक्ट है, एक 2015 का है पीएमएलए एक्ट और एक 2016 का है प्रोहिबिशन ऑफ बेनामी ट्रांजैक्शन एक्ट। इन सबसे शिकंजा कसता जा रहा है।
बिल्कुल सही कहा आपने। अब हाल फिलहाल में देख भी रहे हैं, ईडी की तरफ से काफी सारी कार्रवाई हो रही है। लोग समझ नहीं पा रहे कि ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन देखिए, ये जो नए रूल्स आए हैं वो अब लागू हो चुके हैं। जैसा कि नोटबंदी के बाद आपने बताया, ये सब नियम लागू होने के बाद अब ये सब कार्रवाई बढ़ती जा रही है। सरकार का डराने की कोई मंशा नहीं है यहाँ पर, बस ये है कि टैक्स चोरी ना हो, गलत काम गलत तरीके से कुछ क्रिमिनल एक्टिविटी ना हो। इस चीज़ को रोकने के लिए, इस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए ये सभी कानून और नियम लाए गए हैं। तो आप इनका ध्यान रखिए। छोटी सी चूक भी बड़ी गलती आपसे हो सकती है इस केस में। तो इन सब बातों का ध्यान रखिए, इन सब नियमों का ध्यान रखिए, जिसके बारे में आज हम डिस्कशन भी कर रहे हैं। तो सुनील जी, अब ये आपने हवाला का भी नाम दिया यहाँ पर, तो क्या ये बेनामी प्रॉपर्टी, बेनामी लेन देन और हवाला लेन देन, इन दोनों में क्या अंतर है? बड़ा बारीक सा मार्जिन होता है। अगर आपने केवल एक हम्म। प्रॉपर्टी का लेन देन है, जैसे मैंने बताया था कि आपने पावर टर्नी प्रॉपर्टी परचेज कर ली, या बहुत सारे लोग अपने किसी रिश्तेदार के नाम से प्रॉपर्टी परचेज कर लेते हैं। वहां पर सोर्स आपका नॉन भी हो सकता है कि आपके पास सोर्स ऑफ इनकम है, लेकिन आपने प्रॉपर्टी किसी और नाम से परचेज कर ली है, तो बेनामी प्रॉपर्टी में आ जाएगी। लेकिन अगर वो सोर्स ऑफ इनकम भी क्राइम से आया है, आपने रिश्वत से पैसा कमाया, आपने फ्रॉड से पैसा कमाया, आपने धोखाधड़ी से पैसा कमाया, आपने हथियार इलीगल आर्म से पैसा कमाया, और किसी भी जो भी आईपीसी में शेड्यूल्ड क्राइम्स में की लिस्ट में आता है, तो वो पैसा अगर है, वो संपत्ति अगर है, तो वो पीएमएलए एक्ट में आती है। और प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट और ज्यादा खतरनाक एक्ट है। जैसे मैंने बताया था कि बेनामी में तो 18,000 करोड़ की प्रॉपर्टी अटैच की है सरकार ने, लेकिन पीएमएलए में तो 1 लाख करोड़ से ज्यादा की प्रॉपर्टी भी अटैच कर चुकी है। कई बार जाने अनजाने में ऐसी गलती होती है। कैसे होती है? जैसे मैंने बताया था, बेनामी में आपने पावर टर्नी प्रॉपर्टी परचेज कर ली, या आपने अपने ब्रदर सिस्टर के नाम से प्रॉपर्टी परचेज कर ली। पैसा आपने दिया, प्रॉपर्टी अपने पेरेंट्स के नाम से या ब्रदर सिस्टर के नाम से परचेज कर ली है, तब भी आप बेनामी की जद में आ जाते हैं। पीएमएलए में उल्टा है। अगर आपने मान लीजिए कोई प्रोसीजर ऑफ क्राइम्स और गलती से आपके अकाउंट में आ गया वो पैसा, आपको कोई ऐसी प्रोसीड ऐसा पैसा आ गया किसी अकाउंट से जो प्रोसीजर ऑफ क्राइम से आया था, तो आप भी उसकी जद में आ जाएंगे। इसलिए आपको ध्यान से ट्रांजेक्शन करनी है। अगर कोई पैसे का लेन देन आप कर रहे हैं अपने खाते में, तो केवाईसी उसका आपके पास होना चाहिए कि कहां से पैसा आया है आपके पास में, उसका सोर्स आपके पास होना चाहिए। अगर अननोन खातों से पैसा आ रहा है, और बहुत सारे लोग इस लालच से फंस जाते हैं, ठगी का पैसा आ जाता है। कई बार आपने देखा होगा इंटरनेट में फ्रॉड होते हैं, पूजा, जहां पर आपको फ्रॉड के नाम पर कुछ पैसा आपके अकाउंट में आ जाएगा, फिर आपसे और ज्यादा पैसा मांगना जाएगा। या बहुत सारे लोग क्रिप्टो में फ्रॉड कर देते हैं, वहां से पैसा आपके पास आता है, वो सब पीएमएलए एक्ट की जद में आ जाता है, और आपका अकाउंट भी अटैच होता है, आपको पेनल्टी भी लगती है, और आप पर आईपीसी के तहत मुकदमा भी चलता है। तो पीएमएलए में तो डबल नुकसान होता है। देखिए, ध्यान रखिए, बॉटम लाइन ये है सुनील जी, जो कि अभी तक हमें समझ में आ रहा है कि सोर्स पता होना चाहिए, सोर्स आपका सही होना चाहिए। अगर वो आप एक्सप्लेन कर पा रहे हैं, उससे जुड़े डॉक्यूमेंट्स आप दे पा रहे हैं, फिर कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप उसका सोर्स नहीं बता पा रहे, फिर तो टेंशन वाली बात आपके लिए हो सकती है। सुनील जी, आपका क्या कहना है इस पर? बिल्कुल ठीक कहा। और बहुत सारे भोले भाले लोग इसकी जद में आते हम्म। हैं, पूजा। जब नोटबंदी हुई थी 2016 में, तो हम्म। बहुत सारे लोगों ने अपने ड्राइवर्स, अपने मेड्स, अपने पियंस, या भोले भाले गांव के लोगों को जाकर, या झुग्गी झोपड़ी में लोगों ने पैसे बांटे थे, उनके अकाउंट पे जमा करवाए थे। ये हुआ है, और बाद में सरकार ने कार्रवाई की है, उन सारे अकाउंट को अटैच हम्म। किया गया। अब चूंकि उनको पता ही नहीं था कि हमारे अकाउंट में पैसा कहाँ से आया है, कौन सा सोर्स देके गया है, उनको तो कैश मिला, कुछ साथ में कमीशन मिला था, वो सब दायरे में आए, उनके सारे अकाउंट अटैच हुए, उनको पेनल्टी भी लगाई सरकार ने। बिल्कुल। तो इस बात का ध्यान रखिए, सोर्स आपको पता होना चाहिए कि कहाँ से प्रॉपर्टी आप ले रहे हैं। उसकी जवाबदेही अगर आप तय कर ले, फिर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वरना फिर प्रॉब्लम में आप पड़ सकते हैं। ऐसे में सुनील जी, हम ये भी देखते हैं कि काफ़ी लोग पत्नी और बच्चों के नाम से भी प्रॉपर्टी ले लेते हैं। क्या वो भी बेनामी प्रॉपर्टी एक्ट के तहत आता है? नहीं, बिल्कुल नहीं आता। सरकार ने एक्सेप्शन दिया है। देखिए, हर आदमी अपने पारिवारिक सुरक्षा के लिए अपने बच्चों के नाम से और अपने वाइफ या हस्बैंड के नाम से प्रॉपर्टी परचेज करते हैं। वो जॉइंट भी हो सकती है, वो इंडिविजुअली भी हो सकती है। तो स्पेशल एग्जम्पशन दे रखा है बेनामी एक्ट में कि अगर अपने बच्चों के नाम से और पति पत्नी के नाम से प्रॉपर्टी लेंगे, तो प्रोहिबिशन ऑफ बेनामी ट्रांजैक्शन एक्ट में नहीं आएगा। लेकिन अगर बाकी किसी रिश्तेदार के नाम से प्रॉपर्टी आपने ले ली, पैसा आपने दिया, प्रॉपर्टी उसके नाम से रजिस्टर्ड करवाई है, तो बेनामी की जद में आ जाता है। ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। अच्छा, कई इंस्टेंसेस हमने ऐसे भी देखे हैं, तो ये तो पत्नी और बच्चों के नाम पर हुआ, लेकिन पेरेंट्स और भाई बहन के नाम से भी लोग प्रॉपर्टी खरीद लेते हैं। उसमें किस तरह का ट्रीटमेंट होता है, ये भी बताइए। क्या कुछ नियम अलग है इस केस में?
बड़े आश्चर्य की बात है पूजा कि सरकार ने पति पत्नी और बच्चों को तो एग्जम्प्ट कर दिया बेनामी प्रॉपर्टी से, लेकिन माता पिता भाई बहन को एग्जम्प्ट नहीं किया है। अब आपको जानकर बड़ा आश्चर्य होगा, बड़ा बड़ा हर्ष वो भी हो रहा होगा कि भाई ऐसा क्यों किया सरकार ने कि माता पिता या भाई बहनों को लिए लोग प्रॉपर्टी खरीद लेते हैं कई बार। तो सरकार ने एक छोटी सहूलियत दी है कि अगर आप पेरेंट्स ब्रदर सिस्टर्स के नाम से, माता पिताजी के नाम से प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हैं तो आपको जॉइंट ओनर बनना पड़ेगा। और उसके पीछे लॉजिक क्या था? बहुत सारे हमारे यहाँ जो भ्रष्ट अफसर हैं, ऑफिसर्स हैं, वो बहुत पैसा कमाते हैं, बहुत सारे तरीकों से पैसा कमाते हैं और उस पैसे को अपने रिश्तेदारों के नाम से इन्वेस्ट कर देते हैं, उनके नाम से प्रॉपर्टी परचेज कर लेते हैं। तो वो, अब उनको पता है कि मेरे भाई के नाम से या बहन के नाम से तो बाद में मैं उसको गिफ्ट करवा लूंगा या मैं कैसे ले लूंगा प्रॉपर्टी को। तो सरकार ने उस बात को ट्रैक करने के लिए बड़ी चतुराई से ये नियम डाल दिया कि अगर आप बच्चों और पति पत्नी के अलावा अपने चाइल्ड्स और पति पत्नी मतलब हस्बैंड वाइफ स्पाउस के अलावा किसी भी रिलेटिव के नाम से प्रॉपर्टी परचेज करते हैं और आप उसमें जॉइंट ओनर नहीं है तो बेनामी की जद में आ जाएगा। ये तो नियम नहीं पता होगा और शायद काफ़ी सारे लोगों को नहीं पता होगा, क्योंकि उनको तो लगता है कि फैमिली की ही बात है, हम ऐसा कुछ कर सकते हैं। उसके बाद जैसा कि आपने बताया कि पावर ऑफ अटर्नी के थ्रू या फिर गिफ्ट के थ्रू उसको वापस से अपने पास ला सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा कुछ ट्रांजैक्शन आप कर रहे हैं तो ध्यान रखिए कि अपने पत्नी के लिए, बच्चों के लिए नियम अलग होंगे। पेरेंट्स के लिए अगर आप कर रहे हैं, भाई बहन के लिए कर रहे हैं, तो फिर वहाँ पर नियम अलग हो सकते हैं और वो जो ट्रांजैक्शन है वो बेनामी एक्ट के तहत आ सकता है। लेकिन ये भी समझना चाहेंगे कि इसको थोड़ा और एक्सप्लेन करिए कि पेरेंट्स और भाई बहन को अगर गिफ्ट किया है किसी ने तो क्या वो भी बेनामी प्रॉपर्टी के तहत आ जाएगा? और मान लीजिए किसी ने ये ट्रांजैक्शन कर ही लिया है, तब उसको ठीक कैसे करें? क्या कुछ रूल्स वहां पर अप्लाई होते हैं जिससे कि बेनामी एक्ट से बचा जा सके? देखिए, जैसे मैंने बताया है कि धारा 156(2)(10 है, हमने बहुत बार डिस्कस किया इसी शो में 56(2)(10 को, जहां गिफ्ट्स की बात की गई है। गिफ्ट्स को लेके सरकार के नियम बड़े सरल है। आप अपने पेरेंट्स को, अपने ब्रदर सिस्टर्स को गिफ्ट दे सकते हैं, गिफ्ट ले सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और अगर ब्लड रिलेशन में, देखिए कजिन्स को अलाउड नहीं है गिफ्ट, 50,000 रुपए तक अलाउड है, लेकिन ब्लड रिलेशन में आपके ब्रदर सिस्टर पेरेंट्स को गिफ्ट अलाउड है, आप दे सकते हैं। और अगर आपने गिफ्ट दिया और गिफ्ट देके पूछा, आपने प्रॉपर्टी ली है, यानी पहले आप अपनी सिस्टरों को आपने गिफ्ट दे दिया, और बहुत सारे लोग अपनी बहनों को, अपने भाइयों को गिफ्ट देते हैं, और फिर भाई ने उस पैसे से प्रॉपर्टी परचेज की है, तो फिर वो बेनामी की जद में नहीं आता है। ये इसमें बारीकी की बात है। आप बिल्कुल गिफ्ट कर सकते हैं ठाट से, क्योंकि बेनामी प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी पे लागू होता है। अगर आपने गिफ्ट कर दिया उस पर लागू नहीं होगा। तो आप पहले गिफ्ट कर दीजिए और फिर प्रॉपर्टी उन्हीं के नाम से लीजिए। लेकिन अगर आप प्रॉपर्टी उनके नाम से ले रहे हैं और पेमेंट आप कर रहे हैं और आप जॉइंट ओनर नहीं है उसके साथ में, तो फिर पूरा खतरा बना रहता है कि वो बेनामी की जद में आ जाए और आपसे पूछताछ की जा सकती है। बिल्कुल। ये तो चलिए बहुत ही माइनर डिफरेंस है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि दर्शकों को ये जो भी यहाँ से आपके ज़रिए इनपुट्स मिल रहे हैं उनको एक नई कुछ जानकारियाँ भी हासिल हो रही होंगी। काफ़ी काम की बात इसके ज़रिए पता चल रही है। मुझे पर्सनली भी काफ़ी काम की बातें इस डिस्कशन के ज़रिए पता चल रही हैं। ग्लोबल मार्केट्स में जब भी उठापटक होती है, इंडियन मार्केट्स पर असर जरूर पड़ता है। ट्रेंड अपवर्ड का ही है, डायरेक्शन ऊपर की तरफ की है, मूव अच्छा खासा दिख रहा है। स्टॉक में कैश में बाइंग तो हो रही है, लेकिन क्या स्टॉक के फंडामेंटल्स भी यही कहानी बताते हैं? लगभग 400 रुपए तक का मूव इस स्टॉक में जरूर बनाया होगा। कुछ और स्पेसेस जहाँ पर अच्छी खासी तेजी है। ऐसे ही इन डेप्थ एनालिसिस के लिए जुड़िए मेरे प्रियंका उपलानंद के साथ। ईटी नाउ स्वदेश, बढ़ो देश के साथ। Don't like unwanted add-ons? Buy car insurance on PhonePe. Choose the add-ons you need. Save up to rupees 12,000 on car insurance on PhonePe. बच्चे शरारती, बड़े बीमार। ये पेंट में हो सकता है कोई चमत्कार? नेरोलैक। ये पेंट नहीं, पेंट प्लस है। दीवारें इजीली साफ कर लो, जम्स की तुम बैंड बजा लो।
चाइनीज टेक्नोलॉजी बनाए मेरे घर को साफ प्लस सेफ। ईटी नाउ स्वदेश पर अब है न सिर्फ मार्केट की बारीकियां बल्कि है कमाई का भी अच्छा मौका। हम आपको देंगे एक शानदार आइडिया हर 5 मिनट में, टेक्निकल हो या फंडामेंटल, शॉर्ट टर्म हो या फिर लॉन्ग टर्म, अब सब कुछ मिलेगा आपको। तो देखिए हर ट्रेडिंग डे सुबह 8 बजे से शाम 4, सिर्फ ईटी नाउ स्वदेश पर। बढ़ो देश के साथ। सुनील जी, अक्सर हम सीरियल में और फिल्मों में देखते रहते थे कि पावर ऑफ अटॉर्नी के जरिए भी प्रॉपर्टी लोग अपने नाम करवा देते हैं। ये क्या एक्चुअल लाइफ में भी होता है, और अगर रियल जिंदगी में भी होता है तो फिर उसमें क्या नियम लागू होते हैं? बहुत होता है रियल जिंदगी में। लोग पावर ऑफ अटॉर्नी प्रॉपर्टी लेते हैं पूजा, और दिल्ली तो कहते हैं कि आधी दिल्ली पावर अटॉर्नी पे बिकती थी। वहां पे फ्री होल्ड लैंड बहुत कम थी, लोग पावर अटॉर्नी पे प्रॉपर्टी ले लिया करते थे। पावर अटॉर्नी का मतलब होता है कि आपको एक पावर दी गई है फॉर सेल परचेज ऑफ द प्रॉपर्टी। लोग करते क्या थे एक एग्रीमेंट टू सेल बनाया, उसको रजिस्टर्ड नहीं करवाया, क्योंकि उसमें आपको स्टैंप ड्यूटी देनी पड़ती है 5%, 6%, 7%, जो भी स्टैंप एक्ट है जिस भी स्टेट का। एक बिल बनवाते थे और एक पावर अटॉर्नी लेकर रख लिया करते थे और पोजेशन दे दिया करते थे। अब उसके 2 नुकसान होते थे सरकार को। नंबर 1 नुकसान कि उसकी ट्रांजैक्शन को आप ट्रैक नहीं कर सकते थे। नंबर 2, सरकार को रेवेन्यू नहीं मिला, स्टैंप नहीं मिला, क्योंकि आपको स्टैंप एक्ट तो लगा ही नहीं, आपने एग्रीमेंट तो रजिस्टर करवाया नहीं। और तीसरा नुकसान, लोगों ने इनकम टैक्स भी बचा लिया, क्योंकि आपने खाली पावर अटॉर्नी पे दे दी प्रॉपर्टी और आपने उसको डिक्लेयर नहीं किया कहीं पे। 1 नवंबर 2016 के बाद नियम में परिवर्तन आ चुका है। अब भी बहुत सारे लोगों को नहीं पता, धड़ाधड़ पावर अटॉर्नी करवाते हैं। देखिए, अगर आप पावर अटॉर्नी पर कोई भी प्रॉपर्टी ले रहे हैं और एग्रीमेंट टू सेल को रजिस्टर्ड नहीं करवाया है, तो वो बेनामी ट्रांजैक्शन माना जाएगा। इसलिए अगर कृपया करके ध्यान रखिए, आप पावर अटॉर्नी पे कोई प्रॉपर्टी ले रहे हैं, पावर अटॉर्नी का मतलब है कि आप थोड़ी देर बाद रजिस्ट्री करवा लेंगे उसकी, लेकिन एग्रीमेंट टू सेल को आपको रजिस्टर करवाना जरूरी हो गया है। उस पर आप स्टैंप ड्यूटी पे कीजिए, और आपके पास केवाईसी भी होने चाहिए। जो हम हमेशा कहते हैं कि आज की दुनिया में नॉन सोर्स ऑफ इनकम होना चाहिए। पैसा कहां से आया, पैसा किसको दिया, वो बेनामी तो नहीं है, वो ऐसे सोर्स से तो नहीं जिसका आपका डिक्लेरेशन ना हो। अदरवाइज आपको पूरा चांस है, आप इनकम टैक्स एक्ट में भी इंक्वायरी होगी और बेनामी प्रॉपर्टी में इंक्वायरी हो सकती है। ठीक है, तो ये कुछ छोटे छोटे नियम हैं जिसको कि समझना यहाँ पर ज़रूरी है। पावर ऑफ अटर्नी भी अगर आप बनवा रहे हैं तो इन बातों का ध्यान रखें कि वो प्रॉपर्टी भी बेनामी हो सकती है, क्योंकि पावर ऑफ अटर्नी सिर्फ आपको एक पावर दी गई है, प्रॉपर्टी आपके नाम नहीं हुई है। तो अगर उससे रिलेटेड आप कुछ ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो उसका ध्यान रखिए, क्योंकि फिर बेनामी एक्ट के तहत नियम आप पर लागू हो सकते हैं, फिर आपको बड़ी पेनल्टी यहाँ पर देनी पड़ सकती है। सुनील जी, कुछ देर पहले आप बात कर रहे थे कि नोटबंदी के दौरान काफ़ी इंस्टेंसेस ऐसे देखे गए जिसमें कि ड्राइवर या किसी और के अकाउंट में लोगों ने पैसा जमा करवाना शुरू कर दिया था। ऐसे ट्रांजैक्शंस भी क्या बेनामी एक्ट के तहत आ रहे थे, और अब क्या करना चाहिए उनको? सरकार ने 3 तरह से कार्रवाई की है। देखिए, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, और सरकार अपने इस नियमों पर बहुत तेजी से काम कर रही है। ये जो 3 एक्ट मैंने आपको बताए बार बार, इनकम टैक्स एक्ट में परिवर्तन किया गया धारा 115 बीबीई में, जहां पर टैक्स 78% कर दिया। प्रोहिबिशन ऑफ बेनामी ट्रांजैक्शन एक्ट लिया है, और ब्लैक पीएमएलए एक्ट लिया है 2015 में। ये तीनों एक्ट मिला लिए। अब जिन लोगों ने नोटबंदी में पैसे जमा करवा लिए अपने खातों में, या तो लालच के वसीभूत या कुछ उनको कमीशन मिला था, उन सब पर आयकर विभाग ने भी कार्रवाई की। और अगर उस पैसे के पीछे फ्रॉड था, अगर वो पैसा क्राइम से आया था, वो पैसा अगर रिश्वत के आया था, तो पीएमएलए एक्ट के तहत भी उस पर कार्रवाई हो रही है। इसलिए सोच समझकर अपने अकाउंट को इस्तेमाल करने देना चाहिए। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अकाउंट खुलवा देते हैं, उसकी चेकबुक किसी को दे देते हैं, या ओटीपी किसी को दे देते हैं, या किसी को पावर दे देते हैं उसको ऑपरेट करने की, और बाद में ऐसे लोग हमने बहुत फंसते देखे हैं, आयकर में भी फंसते देखे हैं और पीएमएलए में फंसते देखे हैं। इसलिए अगर आपका कोई अकाउंट कोई और इस्तेमाल कर रहा है, मैं आपको, अपने दर्शकों को बार बार ये विनम्र आग्रह करूंगा, कृपया ध्यान रखिए कि अपना आपके अकाउंट का कोई मिसयूज ना कर रहा हो, वरना आप मुसीबत में फंसेंगे। बिल्कुल। तो अकाउंट खुलवाते समय भी ये ध्यान रखिए कि कोई उसका मिसयूज ना कर रहा हो, और आपके अकाउंट में अगर कोई इस तरीके से पैसे आए हैं नोटबंदी के दौरान भी, तो उस बात का ध्यान रखिए। फिर उसका जो सोर्स है वो ज़रूर आप मेंशन कर दीजिए, जिससे
आगे किसी प्रॉब्लम में ना फंसे। सुनील जी, यहाँ तक तो बात समझ में आ गई, लेकिन बेनामी ट्रांजैक्शन एक्ट के तहत अगर कोई फंस भी चुका है तो इसे अवॉइड कैसे किया जाए और क्या कुछ सजा है, क्या पेनाल्टी होती है इसमें? मैंने बताया था ये स्पेशल प्रोविजंस हैं, और स्पेशल प्रोविजन था, सरकार का बड़ी मंशा थी कि हमें भ्रष्ट लोगों पे कार्रवाई करनी है, तो नियम बहुत ही सख्त है, बहुत सख्त है, कोई छूट नहीं है। अगर आपकी प्रॉपर्टी बेनामी डिक्लेयर हो जाती है तो पहले तो प्रॉपर्टी जब्त हो जाएगी, आपकी अटैच हो जाएगी। दूसरा, उस पर पेनल्टी भी लगेगी 25% की, यानी आपका प्रॉपर्टी भी गई और साथ में आपको पेनल्टी भी लगेगी, और जो हरेसमेंट होगी वो तो आपको होगी ही होगी। मैंने आपको शुरू में बताया था, पीएमएलए एक्ट में 1 लाख करोड़ से ज्यादा की प्रॉपर्टी सरकार जब्त कर चुकी है, 1 लाख करोड़। और बेनामी एक्ट में 20,000 करोड़ की प्रॉपर्टी अब तक जब्त कर चुकी है सरकार। तो समझ लीजिए कितनी बड़ी कार्रवाई हो रही है पूरे देश में। हड़कंप मचा हुआ है क्योंकि केवाईसी बहुत स्ट्रांग हो चुके हैं, सरकार को बड़ी इंफॉर्मेशन आ रही हैं और सरकार उस पर कार्रवाई कर रही है, क्योंकि राजनीतिक इच्छा शक्ति भी है और एक ऐसा वातावरण बना हुआ है, तो इसलिए कार्रवाई बड़ी सख्त है। ठीक है, तो ये कुछ सज़ा भी काफ़ी सख्त की जा चुकी है, तो इसका भी आप ध्यान रखिए। तो ये कुछ छोटे छोटे नियम हैं जिसका कि आपको ध्यान रखना है यहाँ पर काफ़ी ज़रूरी है, जिससे कि आप बड़ी पेनाल्टी या बड़े जुर्माने में आप ना फंसे। इस वजह से हम ये आज डिस्कशन कर रहे हैं, क्योंकि इसमें जेल भी हो सकती है आपको। अगर बेनामी एक्ट के तहत अगर आप फंस गए तो इसमें आपको जेल भी हो सकती है। तो कुछ नियम है, उसका आप ध्यान रखिए। अच्छा, विदेशी प्रॉपर्टी पर भी क्या बेनामी एक्ट लागू होता है? आप भी खोज खोज कर सवाल पूछ रहे हैं पूजा जी आज, और एक नया एक्ट है वो। देखिए, बेनामी प्रॉपर्टी एक्ट मैंने बताया, पीएमएलए एक्ट मैंने बताया, सरकार एक और एक्ट ले आई थी, ब्लैक मनी एक्ट। आपको पता होगा कि बहुत सारे लोगों ने हमारे देश में से पैसा कमा कमा कर, गैर कानूनी तरीके से पैसा कमा कमा कर विदेशों में ही पैसा लगा रखा है, बड़ी प्रॉपर्टी बना रखी है। तो सरकार ऐसे लोगों के लिए एक विशेष एक्ट लेके आई, ब्लैक मनी एक्ट, और उसमें कहा है कि अगर आप रेजिडेंट हैं, उस साल में भारत के रेजिडेंट थे और आपने प्रॉपर्टी परचेज कर ली, बना ली, गैर कानूनी तरीके से ले ली, कहीं भी दुनिया के किसी भी कोने में, और सरकार को पता चल गया, 30 साल बाद पता चले, 40 साल बाद पता चले, कभी भी पता चलेगा, तो सरकार उसको ब्लैक मनी एक्ट में ले आएगी, उसको जब्त कर लेगी और आपको पेनल्टी लगा देगी। तो ब्लैक मनी एक्ट उन लोगों के लिए विशेष रूप से जो नॉन रेजिडेंट है, जो एनआरआई है, और या उनके साथ में जुड़े हुए हैं, जहां पे आजकल अल्टीमेट बेनिफिशियल ओनरशिप का कंसेप्ट आ चुका है कि आपको बताना पड़ेगा कि इस प्रॉपर्टी का बेनिफिशियरी कौन है, अदरवाइज आप ब्लैक मनी एक्ट में भी फंस सकते हैं। ओके, तो विदेशी प्रॉपर्टी भी अगर है आपके पास तो उसका भी ध्यान रखिए। एक बार रिव्यू कर लीजिए उसको कि जिस समय आपने ये लिया था तो उसमें कुछ दिक्कतें तो नहीं थी रूल्स और नियमों को लेकर, तो उसका भी आप ध्यान रखिए। क्योंकि सरकार, जैसा कि सुनील जी बता रहे हैं, कानून और सरकार हर तरीके से सख्त हो चुकी है ब्लैक मनी को लेकर, मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर। और आंकड़े जो आपने बताए सुनील जी काफ़ी चौंकाने वाले थे। इतनी बड़े लेवल पर कार्यवाही हो रही है और इतनी सारी प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर जब्त हो रही हैं, तो इस बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। आम आदमी भी इस चक्कर में फंस सकता है, तो इसका आप ज़रूर ध्यान रखिए। और इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, नियमों को इग्नोर किया गया है, इग्नोरेंस ही है ये मेयर। अगर आपने वो इग्नोरेंस की है तो उसको आप अभी भी ठीक कर सकते हैं, अभी भी समय आपके पास। अच्छा, ये जो बेनामी एक्ट है, हम अभी प्रॉपर्टी की ही बारे में बात कर रहे हैं, तो ये क्या सिर्फ प्रॉपर्टी तक ही लागू है या और भी इसके क्राइटेरिया हैं, सेगमेंट हैं जिस पर कि ये नियम लागू होते हैं? जैसे कि अगर शेयर्स की हम बात कर लें या फिर बैंक अकाउंट्स की बात कर लें, क्या उस पर भी ये सेम नियम लागू होते हैं? बिल्कुल लागू होते हैं पूजा। प्रॉपर्टी का मतलब खाली इमूवेबल प्रॉपर्टी यानी मकान, दुकान, जमीन नहीं होता है। प्रॉपर्टी का मतलब शेयर्स हैं, गोल्ड है, ज्वेलरी है, कोई भी प्रॉपर्टी हो सकती है, प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड, सब पर बेनामी प्रॉपर्टी एक्ट लग जाता है। और जो अभी एक हमने पिछला डिस्कशन किया था ब्लैक मनी एक्ट को लेके, अगर आपकी विदेश में प्रॉपर्टी है या विदेश में आप किसी अकाउंट में बेनिफिशियरी भी है, तो पूजा एक धारा 139 जो आयकर की धारा है उसमें परिवर्तन आ चुका है कि अगर आप रेजिडेंट इंडियन हैं, आप रेजिडेंट हैं और आपका विदेश में कोई खाता भी है, आपकी विदेश में कोई प्रॉपर्टी है, विदेश में कोई आपका इंटरेस्ट है, तो अब आपको आयकर की रिटर्न में उसको बताना मैंडेटरी है, मैंडेटरी। और ऐसे लोगों के लिए एक नियम ये कर दिया है कि आपकी अगर इनकम 2.5 लाख से कम भी है तब भी आपको रिटर्न भरना जरूरी कर दिया है। इस बात का भी ध्यान रखिए। बहुत सारे लोग क्या करते हैं,
वो एक अकाउंट खुलवा लेते हैं, या मान लो विदेश में रहे थोड़े दिन, बाद में रेजिडेंट हो गए, उसको डिक्लेयर नहीं करते। वो कहते हैं हमारी तो कोई इनकम नहीं है, मेरी तो खाली पेंशन से इनकम है। तो आपको अगर विदेश में कोई भी खाता है, कोई भी प्रॉपर्टी है, कोई भी बेनिफिशियल इंटरेस्ट आपके नाम से है, तो आपको रिटर्न भरना भी जरूरी है। आप आयकर में भी फंसेंगे और ब्लैक मनी एक्ट में भी फंस सकते हैं फिर। बिल्कुल। तो ये सिर्फ प्रॉपर्टी तक ही लागू नहीं होता, अगर आप शेयर्स होल्ड कर रहे हैं बड़ी तादाद में, बैंक अकाउंट, इन सब पर भी ये नियम लागू होते हैं। सुनील जी, जाते जाते एक सवाल आम आदमी के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से हम समझना चाहेंगे। अब वो अगर उनको इन सब चीज़ों से बचना है तो क्या कुछ बेसिक चीज़ें उन्हें ध्यान में रखनी चाहिए प्रॉपर्टी खरीदते समय, या फिर अगर कोई बड़ा शेयर्स में ट्रांजैक्शन वो कर रहे हैं तो उनको बेसिक चीज़ें क्या करनी चाहिए जिससे वो बेनामी एक्ट से बच सके? देखिए पूजा, आम आदमी जब बेनामी एक्ट में फंसता है, मैंने बताया, जब वो पावर टर्नी प्रॉपर्टी परचेज कर लेता है किसी डीलर के चक्कर में, ब्रोकर के चक्कर में, सस्ते के चक्कर में, नहीं करनी चाहिए। उसको रजिस्टर करवाना बड़ा जरूरी हो चुका है, एक बात। दूसरी बात, जो लोग किसी के एम्प्लॉई हैं या किसी के साथ एज ए एजेंट काम कर रहे हैं, वो अपना खाता, अपना अकाउंट उनको दे देते हैं इस्तेमाल करने के लिए, उसमें ट्रांजेक्शन्स करने के लिए, उसमें पैसा जमा करवाने के लिए, वहां से एंट्री घुमाने के लिए एंट्री ऑपरेटर्स के साथ में मिल जाते हैं। और विशेषकर जो छोटे एम्प्लॉई हैं, जो किसी का काम करें, ड्राइवर हैं या हाउस होल्ड्स हैं, वो लोग फंस जाते हैं बेचारे। उनको ध्यान रखना है कि अपना खाता किसी को भी नहीं देना है। आपका खाते आपके पैन कार्ड से जुड़े हुए हैं, कृपया चेक कर लीजिए कि आपके खाते में कोई ऐसी ट्रांजेक्शन तो नहीं हो रही जो आपको पता ही ना हो। तो अदरवाइज आपको परेशानी का सबब बन सकता है, आप परेशान हो सकते हैं। ठीक है, तो इन छोटी छोटी बातों का आप ध्यान रखिए। आम आदमी अमूमन ऐसे ही तरीकों से इसी तरीकों से फंस सकता है। देखिए, जो क्रिमिनल एक्टिविटी कर रहे हैं उनको तो सतर्क हो ही जाना चाहिए, क्योंकि नियम कानून इतने सख्त हो चुके हैं। लेकिन आम आदमी, हमारे और आप जैसे लोग भी इस सब चक्करों में ना फंसे, इसके लिए ये कुछ बेसिक बातें, बेसिक चीज़ों का, बेसिक नियमों का ध्यान रखिए, जो कि सुनील जी अभी आपको बता रहे थे। सुनील जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आज काफ़ी इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन आपके साथ हुआ है। उम्मीद करते हैं कि हमारे दर्शकों को इसके जरिए काफ़ी ज़्यादा मदद भी मिली होगी। आपका एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद शो में शामिल होने के लिए। चलिए, फिलहाल टैक्स मंत्रा में इतना ही, लेकिन आप बने रहिए ईटी नाउ स्वदेश के साथ। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। नमस्कार।